हक तो आज हो रही है नए हफ्ते की शुरुआत और स्टार्टअप नेशन में ये पूरा हफ्ता आपके लिए रहेगा काफ़ी रोचक और काफ़ी शानदार, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ढेर सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे, ढेर सारे स्टार्टअप स्टोरीज दिखाएंगे आपको और बहुत सारी बातें करेंगे स्टार्टअप एनवायरनमेंट के बारे में। और आप जानते हैं स्टार्टअप न्यूज़ तो फोकस में रहती है, लेकिन आज क्या है खास, उस पर पहले सबसे पहले एक नज़र। युवाओं के टैलेंट को ट्रेनिंग से हुनरबाज बनाता स्टार्टअप कोडिंग निंजास। देखिए कैसे स्टार्टअप ने हासिल किया सालाना 6.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। स्टार्टअप गुरु में यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर अनिल जोशी से करेंगे खास चर्चा, जानेंगे किन सेगमेंट्स में है निवेशकों का रुझान। जोमैटो में उबर कर सकती है $20 करोड़ का निवेश, उबर ईट्स के साथ शेयर स्वैप डील पर बातचीत जारी। तो सबसे पहले आज की स्टार्टअप स्टोरी। भारत की एक बड़ी आबादी युवा है और रोजगार की तलाश में रहती है। ऐसे में सिर्फ टैलेंट के बल पर कंपटीशन में टिके रहना थोड़ा मुश्किल है। तो आज इसी सेगमेंट पर फोकस करने वाला स्टार्टअप हमारी चर्चा में है। युवाओं को ट्रेनिंग देकर प्रोफेशनल्स बनाने के आइडिया से शुरू हुआ स्टार्टअप कोडिंग निंजास। इस स्टार्टअप ने अब तक करीब 4,500 से ज्यादा यंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन तो किया ही है, लेकिन साथ ही अपने लिए एक बेहतरीन बिजनेस भी तैयार कर लिया है। देखते हैं ये सक्सेस स्टोरी। हरियाणा के रहने वाले अंकुश फेसबुक और अमेजॉन जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। 2011 में अंकुश ने यूएस की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हासिल किया। फेसबुक के लिए काम करते हुए जब वे हायरिंग के लिए देश आए तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ युवा टैलेंटेड तो है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए तैयारी अधूरी है। इसी स्किल ट्रेनिंग की कमी को पूरा करने के लिए अंकुश ने अपने दो दोस्तों कनु मित्तल और धवल पराटे के साथ शुरू किया स्टार्टअप कोडिंग निंजास। 2016 में जब ये स्टार्टअप शुरू हुआ तब ऑफलाइन कोर्स के जरिए प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, वेबसाइट मेकिंग और एंड्रॉइड ऐप मेकिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन ऑफलाइन होने की वजह से ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित न रहे, इसलिए कोडिंग निंजास ने ऑनलाइन मॉडल पर भी काम किया। कोडिंग निंजास अब तक ऑफलाइन और ऑफलाइन मॉडल के जरिए 4,500 से ज्यादा यंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुका है। ये सभी कोर्सेज 4 से 6 महीने के होते हैं। कोडिंग निंजास के रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो ये भी अनोखा है। कोडिंग निंजास ने हाल ही में करियर कैंप की शुरुआत की, जिसके तहत जॉब की गारंटी भी मिलती है। अगर ट्रेनिंग के बाद 5 लाख रुपए से कम का पैकेज मिलता है तो कोर्स का कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन पैकेज 5 लाख से ऊपर हुआ तो 2 साल तक सैलरी का 15% हिस्सा कोडिंग निंजास का होगा। 50 लाख रुपए में शुरू हुई ये कंपनी आज सालाना 6.5 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है। स्टार्टअप का मानना है कि अगर करियर कैंप्स को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो जल्द ही फंडिंग पर भी विचार करेंगे। राइट, तो ये थी कोडिंग निंजास की सक्सेस स्टोरी और अब इस स्टोरी पर और ज़्यादा आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कोडिंग निंजास के फाउंडर और सीईओ अंकुश सिंगला, जिनको आपने अभी देखा। और इसके अलावा आज हमारे स्टार्टअप गुरु हैं हमारे साथ में यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर अनिल जोशी जी, जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए यहाँ पर हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ कोडिंग निंजास के अंकुश हैं। अंकुश, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो नाम है ना, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोडिंग निंजास। ये आपने खुद ने रखा या किसी ने सजेस्ट किया था? विपिन, ये हमने और हमारी टीम ने सबने मिलकर डिस्कस किया और हमने ये रियलाइज़ किया कि हम एक्चुअली चाहते क्या हैं। हमारे देश में इंजीनियर तो बहुत हैं जिनको कोडिंग करनी चाहिए, पर कोडिंग कोई भी अच्छे से नहीं करता है। तो हम सिर्फ कोडिंग करने वाले लोग तैयार नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं वो लोग तैयार हों जो एक्चुअली एक्सपर्ट हों। सो निंजास साउंडेड लाइक अ ग्रेट नेम उस चीज को अच्छे से बताने के लिए। राइट, तो कोडिंग निंजास क्या सिर्फ कोडिंग तक ही लिमिटेड है या थोड़ा स्किल सेट की जब हम बात करते हैं तो और आगे भी आपके पास डिफरेंट वैरायटी के स्किल सेट है जिसमें आप लोगों को ट्रेन करते हैं? विपिन, हम कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग एक बहुत वास्ट एरिया हो चुका है एंड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स अभी क्रिएट हो रही हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड ये इंक्रीज होंगी और ज़्यादा। सो हम कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग पे फोकस करते हैं। उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग एक बेसिक्स हो गया, उसके बाद जैसे आपने बोला एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एक बहुत ही अपकमिंग फील्ड है जिसके अंदर हमारे देश में बहुत ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने की, तो हम मशीन लर्निंग पे फोकस करते हैं। डेटा साइंस,
वेब डेवलपमेंट। सो विद इन प्रोग्रामिंग, विद इन कोडिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को सीखने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर बच्चों को काम करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं एंड हम कंप्लीटली फोकस्ड हैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर, और एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके ऊपर हम पूरा फोकस। तो बच्चे जो कि कहीं से BCA, कहीं से MCA या कहीं से BE करके आ रहे हैं, वो आपके कोर्सेज को लेते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि उनके स्किल्स जो हैं वो थोड़े फर्निश होते हैं। बच्चों को इसका फायदा क्या होता है? सो विपिन, आजकल कंप्यूटर साइंस इतना फास्ट मूव होता है कि हर 3 साल में कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है जिसके ऊपर बच्चों को सीखने की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पे जॉब्स शुरू होती हैं मार्केट के अंदर। एंड ये बहुत ही मुश्किल है कॉलेजेस को अपना करिकुलम इतना स्पीड पे चेंज करने की। इसलिए हमारी ज़रूरत है मार्केट में, जहाँ पर हम बच्चों को जो अपकमिंग स्किल्स हैं, जो जॉब के लिए स्किल्स चाहिए, उनके लिए तैयार करते हैं। नॉट जस्ट दैट, राइट, बच्चों को ये स्किल्स सीखने के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। सो हमारा फोकस यही रहता है कि जो भी चीज़ बच्चा सीख रहा है, साथ साथ वो प्रैक्टिकली उसको यूज़ करे, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए, ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाए तो वो डे 1 से प्रोडक्टिव हो पाए। ये हमारा मेन फोकस रहता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये हमने समझा कि कोडिंग निंजा जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या अप्रोच है उसकी। अनिल जी, इन्होंने समझा कि इस समय जो एजुकेशन सिस्टम है, खासतौर पे टेक्निकल एजुकेशन और उसमें भी जो कंप्यूटर साइंस का एजुकेशन है, उसके बीच में जो लैग है या गैप है, जो भी हम समझें, उसको ये फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इनका मॉडल कैसा लग रहा है? जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी, हमें फोटोन सिखाया जाता था। द लास्ट थिंग जो मैंने सीखा था सी। उस बीच में और आज के तारीख तक काफ़ी चेंज हो चुका है। इनफैक्ट एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा है कि 3 साल नहीं है, आई थिंक थिंग्स चेंजेस एवरी ईयर। हम जो निवेश करते हैं और टेक्नोलॉजी कंपनी में करते हैं, एंड जो एक सबसे बड़ी कमी हमें जो नज़र आती है कंपनियों में, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल स्किल सोर्सेज, जो आजकल हम बात करते हैं AI और मशीन लर्निंग। आई थिंक कोडिंग निंजा एक काफ़ी बड़ा सहयोग दे रही है, जहाँ पर जो नई कंपनियाँ होती हैं, दे ऑलवेज स्ट्रगल फॉर टैलेंट, और इफ़ समबडी कैन गेट ट्रेंड ऑन दिस न्यू कोडिंग स्किल सेट्स, तो एक बड़ा सहयोग होता है। राइट। तो जो ये कर रहे हैं, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड आई सी अ गुड फ्यूचर फॉर देम। राइट, चलिए, अच्छी बात है कि जो आपका काम है वो तो सही दिशा में है, और आगे, क्योंकि स्किल सेट की तो बड़ी बात हो रही है देश के अंदर, हालांकि वो बहुत वृहद है, वो काफ़ी डिटेल्ड बात है, लेकिन आपका जो फोकस्ड एक टारगेट है। तो मुझे अंकुश ये बताइए कि अब आपने कोडिंग निंजा शुरू कर दिया है, तो ये तो आपने एक पर्टिकुलर फोकस फील्ड पकड़ ली है। क्या आगे चलते हुए देश में जिस तरह की ज़रूरतें हैं स्किल सेट्स को लेकर, और 10 तरीके के स्किल सेट्स हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में बात करें, क्या कोडिंग निंजा वहां तक अपने विस्तार को देखता है? विपिन, अभी जैसे हमारा नाम है कोडिंग निंजास, राइट, हमने तो नाम ही ये सोच के रखा है कि हम कोडिंग पे फोकस करना चाहते हैं। एंड अगर आप देखेंगे, अभी हर कंपनी, वो किसी भी एरिया में हो, उसको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। राइट। सो मुझे लगता है कि दिस इज वन एरिया जिसमें गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, एंड इसलिए हमारा फोकस एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स इसके ऊपर है। एंड जैसे ही हमें लगता है कि हमने इस एरिया में पूरा अपना पोटेंशियल अचीव कर लिया है, हम तब सोचेंगे कि हमें कुछ और एरिया में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई थिंक एक स्टार्टअप के अंदर फोकस बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड हमने अपना एक फोकस लिया है और हम उसके अंदर बहुत अच्छा तो आपको ये लगता है कि इसके लिए हम बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं? जी, इतना बड़ा मार्केट है अभी कि आप 3-4 साल ही अगर इसमें सर्विस करते रहे तो आपके लिए वो सफिशिएंट होगा? मार्केट तो बहुत बड़ा है, मार्केट तो बहुत बड़ा है। अगर आप देखेंगे तो हर साल ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोग जो हैं वो आईटी इंडस्ट्री में नए लोग ज्वाइन करते हैं। 15 लाख लोग इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा BCA अलग है, MCA अलग है। सो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो इस एरिया की तरफ जाना चाहती है। मोस्टली लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए जॉब्स आईटी में ही हैं। इतने लोग आईटी ज्वाइन भी कर रहे हैं। आईटी में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ही 40 लाख से ज़्यादा लोग आईटी में काम करते हैं। सो मार्केट तो ये बहुत बड़ी है, राइट। सो उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। राइट। अनिल जी से पूछते हैं। अनिल जी, मुझे बताइए कि मार्केट बड़ी है, अभी इन्हें काफ़ी स्कोप दिख रहा है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं उसका डुप्लीकेशन होने के चांसेस कितने रहते हैं? डुप्लीकेशन तो हो सकता है। एक खास बात यह है कि
इंडिया सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है, ऑफ कोर्स काफ़ी कंट्रीब्यूशन एग्री से आता है, बट इंडिया एज सच इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी। एंड एक ख़ास बात यह है, जब से डिजिटाइजेशन हुआ है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो डाटा अवेलेबिलिटी इज़ वेरी गुड। एंड कोडिंग निंजा जो कर रहा है, उनका जो दायरा सीमित मेट्रोज़ में नहीं है, वो काफ़ी देश के अंदर तक जा सकता है, टीयर 2 टीयर 3 गांव खेड़ों में। और उसके वजह से ना ही टेक्निकल बट जो नॉन टेक्निकल है उनको भी वो कोडिंग सिखा सकते हैं, एंड दैट इंक्रीजेस द स्कोप फॉर देम टू ग्रो। तो जहाँ तक मेरा मानना है, एक काफ़ी बड़ा मार्केट है उनके लिए, और वो जो 2-3 साल कह रहे हैं, मेरे समझ वो 30 साल भी लगे रहे हैं तो शायद कवर ना कर पाए पूरा मार्केट। तो इससे ये तो प्रूफ होता है कि कोडिंग निंजास जो कर रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब काम करने का स्कोप बहुत बड़ा है। कुछ और कॉम्पिटिटर्स आ गए तो भी वो स्कोप छोटा नहीं होने वाला। जैसा अनिल जी कह रहे हैं, 3 क्या 30 साल तक भी शायद करना चाहें, और पेनिट्रेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है टीयर 2 टीयर 3 और छोटे गाँव शहर, वहां पर तो काम की कमी नहीं है। बहुत बढ़िया। अंकुश, ये बताइए कि अभी जो हमने कहा भी अपनी स्टोरी में कि आपका जो रेवेन्यू मॉडल है वो भी बड़ा कमाल का है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि आप एक पर्टिकुलर लेवल तक तो पैसे लेते नहीं हैं, और अगर उसके ऊपर की जॉब लग जाए, फॉर इंस्टेंस 5 लाख से ऊपर की, तो फिर वो आपका एक सैलरी परसेंटेज है जो आप 2 साल तक स्टूडेंट से ले रहे हैं। तो रेवेन्यू साइड पर अभी कैसा देख रहे हैं अपने इस कामकाज को? सो विपिन, हमारे पास दोनों मॉडल पे हम काम करते हैं। हम आज तक जिस मॉडल में काम करते थे वो कि बच्चा पहले पे करता है, फिर वो कोर्स करता है, वो सीखता है। इसमें एक चीज़ जो हमें प्रॉब्लम लगी वो ये थी कि बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी टीयर 3 कॉलेजेस से, टीयर 4 कॉलेजेस से, इवन टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ से, बहुत छोटी छोटी सिटीज़ से हमारे कोर्सेज कर रहे हैं, बिकॉज हम ऑनलाइन हैं। एंड बहुत सारा सीखने के बाद भी वो जॉब नहीं ढूंढ पा रहे थे, बिकॉज उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, वो कनेक्शंस नहीं थे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रिसेंटली ये नया मॉडल स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम बच्चे को बोल रहे हैं जस्ट टू इंश्योर कि अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्चा पैशनेट है, वो कुछ सीखना चाहता है, तो आज उसके पास पैसा है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, आप आओ, आप हमारे साथ कोर्स करो, हम आपकी जॉब लगवाएंगे। हम आपको जो भी स्किल्स की जरूरत है, आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग करना है, आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग करनी है, आपका इंटरव्यू स्किल्स इंप्रूव करने हैं, हम उन सब चीजों पे काम करेंगे। फिर अगर आपकी 5 लाख से ऊपर की जॉब लगेगी, आपको हमें सिर्फ तभी पे करना है। ये मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन ऐसी ही होनी चाहिए कि मैं एक कॉलेज में जा रहा हूं, मैं कहीं पे पढ़ने के लिए जा रहा हूं ताकि मेरी जॉब लगे, तो कॉलेज को भी, उस जो भी पढ़ाने वाला है उसको भी तभी पैसा मिलना चाहिए जब वो जॉब लगवा पाए। ये हमारा विश्वास है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। राइट। तो ये आपकी सोच तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे बताइए कि क्या इससे आपके फाइनेंसेस पे कुछ फर्क पड़ता है, कंपनी के रेवेन्यू पे कोई फर्क पड़ता है? देखिए, इससे एक फर्क तो ये पड़ता है कि हमें पैसा अपफ्रंट नहीं मिलता, हमें पैसा थोड़े टाइम के बाद मिलता है। एक वो फर्क पड़ता है। सो दैट मीन्स कि हमें थोड़े टाइम के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अभी तक हमारा पूरा पैसा अपफ्रंट आता है, हमें खर्चा बाद में करना होता है, तो चीज़ें आसान होती हैं। पर इस प्रोग्राम में हमें थोड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि पैसा थोड़ा बाद में आएगा। पर इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें बच्चे को एक्वायर करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम अब कह रहे हैं कि आपको शुरू में कुछ पैसा नहीं देना है, तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। वो स्टूडेंट्स को कन्विंस करना, वो ट्रस्ट बिल्ड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। आज की एज में हर एजुकेशन कंपनी का एक सबसे बड़ा कॉस्ट होता है, जिसको स्टार्टअप वर्ल्ड में कहते हैं कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। वो हमारे केस में बहुत ही कम है। वो एक हमारा ट्रस्ट है, हमारा एक ब्रांड है, पुराने बच्चे ही नए बच्चों को हमारे पास भेजते हैं। इसलिए हमारा जो कैक है वो बहुत ही कम है, एंड इस मॉडल में भी हमें यही फायदा है सबसे ज़्यादा। बहुत बढ़िया। अनिल जी, आपका कमेंट इस पर? अंकुश का जो मॉडल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक जो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं जॉब देने के लिए, जिस हिसाब से उनका खुद का प्रोग्रेस होगा, मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक तो वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे जॉब देने के लिए। एंड इफ ही बिलीव इन अ मॉडल, ही माइट हिमसेल्फ लैंड अप गिविंग जॉब अबव 5 लाख, एंड दैट विल हेल्प इंक्रीजिंग हिज मार्केट। तो मॉडल तो अच्छा है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि एक कंपनी है जो सिखाना चाहती है और जॉब लगने के बाद में पैसे मांग रही है। आई थिंक अच्छा मॉडल है। ओनली एक चैलेंज मुझे नज़र आता है कि 2 साल का पीरियड अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होगा तो उन्हें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इनका
काफ़ी वर्किंग कैपिटल उस पर निर्भर करेगा, अदरवाइज ही विल बी डिपेंडेंट ऑन रेगुलर नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। राइट, चलिए तो एक सजेशन भी हो गया अंकुश के लिए। तो चलिए अंकुश से हमारी बातें जारी रहेंगी, लेकिन हम थोड़ा अनिल जी से और बातें करते हैं। तो सर ये मुझे बताएं कि यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स में आप किस तरह की कंपनीज को देखते हैं स्टार्टअप के लिए? हमारा जो कंसंट्रेशन है टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज पे है। हम जो कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जो ओल्ड बिजनेसेस हैं उसमें अगर टेक्नोलॉजी के सहयोग से इफ वी कैन डिजिटाइज दी इवन सप्लाई चेन और एनी पीस ऑफ द बिजनेस, उसके वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़े या फिर वो बिजनेस ऑप्टिमम हो, कॉस्ट कम हो, डिलीवरी टाइम कम हो, उस तरह के बिजनेसेस पे हम निवेश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है फार्मारैक कंपनी है जहां हमने निवेश किया है। फार्मारैक डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच में ऑर्डर ऑटोमेट प्रोसेस करवाती है। ओके। जो कि 2 से 3 दिन लगता था, नाउ दे कैन डू रियल टाइम बेसिस। तो इट्स अ ग्रेट सपोर्ट टू इंडस्ट्री, अवेलेबिलिटी का पता चलता है और सप्लाई भी टाइम पे हो जाती है। हमने एक कंपनी में निवेश किया है ओपन बैंक, जो कि नियो बैंकिंग में है। अगेन इट इज़ अ डिजिटल लेयर ओवर नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज। तो हमारा जो फोकस है डिजिटल लेयर पे है। वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी कंपनीज विच कैन लिवरेज बिजनेसेस विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट, तो मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो दूसरे बिजनेस को थोड़ा समय बचाने में, थोड़ी कॉस्ट बचाने में और ऑप्टिमाइजेशन की तरफ उसको लेकर जाए। तो आप जब फंडिंग करते हैं तो उसकी क्या रेंज होती है, क्या स्टेज होती है, क्या प्रोसेस होता है आपका? जो हमारा फंड 1 था उसमें हम लोग करीब 3 करोड़ का पहला चेक लिखते थे। अभी जो फंड 2 कर रहे हैं जो कि 400 करोड़ का है, उसमें हमारा कंसंट्रेशन होगा 5 से 10 करोड़ का। ओके। एंड देन वी कैन गो अप टू 30 करोड़ इन दोस कंपनीज। राइट, तो मुझे बताइए कि इस समय जो एनवायरनमेंट है देश के अंदर, वैसे तो काफ़ी कैपिटल है जो बाहर से आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, फंड्स हैं, काफ़ी अब इंडिया से भी बड़ा पैसा स्टार्टअप के अंदर लग रहा है। लेकिन किस तरह के स्टार्टअप ज़्यादा हैं? क्या वो जो टिपिकल ऐप बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं वो, जिससे कुछ खरीद फरोख्त या इंटरमीडियरीज वाला काम हो जाए या एग्रीगेटर वाला काम हो जाए, या जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ऐसा कम सुनने देखने को मिलता है? देखो, ऐप तो एक नॉर्मल फीचर हो जाएगा आने वाले समय में। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और कई प्रॉब्लम्स हैं। एक जो अच्छी बात है कि जहाँ प्रॉब्लम है आज के तारीख में कस्टमर या उपभोक्ता हम कहते हैं, दे आर विलिंग टू पे फॉर सर्विसेज, राइट? परचेजिंग पावर बढ़ गया है। अगर मुझे कोई अच्छी सर्विस मिल रही है और मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, देन आई एम विलिंग टू पे फॉर इट। ये 2 बेसिक पॉइंट्स पे देर आर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड। जैसे भी हमने एक कंपनी में निवेश किया है, जेन रोबोटिक करके है। बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, रोबोट बनाया है और वो मैन होल को ऑटोमेट मैनुअल स्कैवेंजिंग हटा रहे हैं। ओके। तो नॉर्मल केस में जब मैन होल चोक हो जाता है तो आदमी को अंदर जाके साफ करना पड़ता है। नाउ दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एलिमिनेट मैनुअल इंटरवेंशन, राइट? बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है, बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, बट कोई इस बारे में सोच नहीं रहा है, राइट? तो आई थिंक इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना है। एंड बीइंग अ लार्ज मार्केट, करीब 17 से 18% पॉपुलेशन इंडिया में बसती है, बड़ा लार्ज कंज्यूमर मार्केट है। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम गोइंग अहेड फॉर स्टार्टअप्स। राइट, तो इस तरह का कोई भी स्टार्टअप है जो इस थॉट प्रोसेस के साथ है, इस तरह के सॉल्यूशन के साथ है, वो आपको अप्रोच कर सकता है? हमें नहीं, आई थिंक कई वीसी हैं जो वेट कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो वन इन। नहीं, हमारी कोशिश जो है स्टार्टअप नेशन पे वही होती है कि हम स्टार्टअप को एक तो फीचर करें, उनको सामने लेकर आएं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और आप जैसे जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनका भी एक संपर्क लेकर आएं कि भाई अगर हाँ आपके पास कोई थॉट है, कुछ बढ़िया प्रोडक्ट है या ऐसे कोई चीज़ है, तो देखिए लोग हैं, कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिकोया या यस बैंक बाहर के किसी शॉर्ट बैंक से ही पैसा आएगा। इंडिया में लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। राइट, तो क्विकली अंकुश मुझे ये बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है यहाँ से? विपिन, फ्यूचर प्लान तो हमारा यही है कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं। इस साल आपने 4,500 का नंबर बताया, इस साल हम ऑलरेडी, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं हुआ है, 8,000 बच्चे हम पढ़ा चुके हैं। ओके। और रेवेन्यू वाइज भी हम ऑलमोस्ट 10 CR पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इस साल में। सो हम ग्रो कर रहे हैं। टारगेट यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जॉब लगवाएं, एंड नेक्स्ट 3 से 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी करें। बिल्कुल, वो तो एक है ही। जब तक वो नहीं करेंगे और बच्चे लाने के लिए समस्या होगी हमारे लिए। सो सब कुछ हैंड इन हैंड है, तो वो कर रहे हैं कोशिश। और ये जो हमने नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, हमें इससे बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये एक बैरियर हटाता है फॉर एनीबडी टू लर्न, एनीबडी हु वांट्स टू डू वेल इन हिज करियर।
दे कैन बेसिकली एनरोल इनटू दिस प्रोग्राम एंड अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है। हमारे पास एक बच्चा है जिसने सिर्फ 12th किया है और उसने कोई डिग्री नहीं की है, पर वो बहुत स्मार्ट है, वो चाहता है कि मेरे को डिग्री नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली जॉब के अंदर घुसना चाहता हूँ, और उसको हम प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। बिकॉज मोस्टली टेक्नोलॉजी कंपनीज, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से हैं, आपने क्या डिग्री किया है, उन्हें सिर्फ बहुत फर्क बढ़िया पड़ता है काम कर रहे हैं आप। मतलब आपका बिजनेस तो है ही अंकुश, लेकिन उसके साथ में जो थोड़ा सोशल कॉज और जो थॉट है वो भी बड़ा नोबेल है, बहुत अच्छा है। तो हमारी शुभकामनाएं कोडिंग निंजास को कि वो बहुत आगे बढ़े और बहुत सारे कोडिंग निंजास देश के अंदर खड़े कर दें जो आगे स्किलफुल हों, बहुत कुछ हों और देश की इंडस्ट्री को भी आगे लेकर जाएं, देश को आगे लेकर जाएं। और इनफैक्ट आपका जो स्टार्टअप है वो भी दिन रात तरक्की करे। बहुत शुक्रिया आज जो अपना समय निकालकर शो पे आने के लिए। और अनिल जी, आपका भी हम शुक्रिया कहेंगे कि आपने जो बातें बताई खासतौर पर कि कैसे एक स्टार्टअप को समझे और आपका जो यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर फंड है वो किस तरह के स्टार्टअप में इंटरेस्ट ले रहा है, कौन आके देख सकता है और क्या क्या काम किए जा सकते हैं, ये सारी बातें आज यहाँ हुई। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाएं उससे पहले आपको बताएं कि अगर आपको लगता है, सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो ज़ोमैटो है अपने कॉम्पिटिटर ऊबर ईट्स को खरीद सकता है। जो लगातार खबरें जो निकल कर आ रही हैं इसमें ये जानकारी है कि जो ऑनलाइन कैब प्रोवाइडर है ऊबर, काफ़ी टाइम से लगातार कुछ समय से कोशिश कर रहा था कि जो ऊबर ईट्स है उसको बेचा जाए। एक खबर और जो है सामने आई है कि जो ऊबर है करीब 15 से 20 करोड़ रुपए ज़ोमैटो में, जो डील के तहत कहा जा रहा है कि 15 से 20 करोड़ रुपए निवेश करेगा ज़ोमैटो में। साथ ही अगर वैल्यूएशन की बात करें, जो मार्केट वैल्यू है ऊबर ईट्स की वो करीब 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। लेकिन ज़ोमैटो और ऊबर ईट्स या फिर ऊबर की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, इस डील को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की और बात करते हैं बंगलुरु बेस्ड ऑनलाइन मीट शॉप कहें या स्टार्टअप कहें लीशियस की। लीशियस ने अपनी सीरीज ई फंडिंग के दौरान करीब 21 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी को जो ये फंड मिला है, लीशियस को जो ये फंड मिला है वो फंड मिला है सिंगापुर बेस्ड कंपनी है वर्टेक्स ग्रोथ फंड, उसके जरिए कंपनी ने फंड जुटाया है। साथ ही मौजूदा जो निवेशक हैं उन्होंने भी इस फंड के लिए मदद करी है। अगर बात करें कि लीशियस फंड का इस्तेमाल कहाँ करेगी तो वो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को बढ़ाने, साथ ही जो सप्लाई चेन है उसको और दुरुस्त करने के लिए करेगी। हर्ष, बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों के लिए। तो ये थी आज की ताज़ा स्टार्टअप न्यूज़ जो बता रहे थे हमारे स्टार्टअप ड्यूड हर्ष। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि आपसे लें इजाज़त। जाते